बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है और मंडे के दिन एक अलहदा से मोटिवेशन होती है आपके अंदर कि आपने हर काम प्लान करके करना है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि ऐसा होता है कि सैटरडे संडे वीकेंड आप अच्छे तरीके से रिलैक्स रहते हैं और फिर जब मंडे को आपने ऑफिस जाना होता है तो दोबारा से आपको अपने आप को रेडी करना पड़ता है। खैर ये काम है, इसी तरह से चलता है और अच्छे तरीके से अगर चला लिया जाए तो आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि अपने काम को अच्छे तरीके से चलाएं। कुछ शो हमने जो आपके लिए प्लान किया है उसकी डिटेल्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज के शो में शहर की अहम खबरें तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कुछ बात करेंगे इश्यूज़ के हवाले से जो कि आपके बहुत बड़े मसाइल बनते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग शिकायत ये दर्ज कराते हैं जी कि अच्छे खासे पैसे जो है महकमा एक्साइज जमा कर लेता है। टाइम पे जब पैसे जमा कर दिए जाते हैं तो क्यों आवाम की दादरसी जो कि उनका असल काम है वो नहीं किया जाता। नंबर प्लेट स्मार्ट कार्ड का इशू हल होने को नहीं आ रहा। हमें बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पेज पे अपनी शिकायत जो हैं वो भेजते रहते हैं। फेसबुक पेज पे बहुत सारे लोग इस हवाले से शिकायत भेजते हैं कि बहुत अरसा हो गया है उनका स्मार्ट कार्ड उनको नहीं मिल रहा। नंबर प्लेट्स का मसला जो है, लाखों की तादाद में नंबर प्लेट्स हैं जो कि पड़ी हुई हैं, लेकिन लोगों के घर तक पहुँचाना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज डिपार्टमेंट। उनसे हम जानेंगे कि क्यों लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम है। सेकेंडली, बहुत बड़ा मसला जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का फैसला जो है वो ताहाल नहीं हुआ। हमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था, ट्विटर पर जो पैगाम जारी किया गया था शफकत महमूद साहब की जानिब से, तो उन्होंने कहा था वाइस चांसलर फैसला करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कब से खुलने जा रही हैं। तो राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ आगे चल के शो में होंगे। यूनिवर्सिटीज़ का क्या शेड्यूल है और फिर स्टूडेंट्स किस तरह से पेपर्स देंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में कितने % स्टूडेंट जा सकेंगे। इसके बाद ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कोविड SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा, क्योंकि हमने ये नहीं भूलना कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। आगाज़ कर लेते हैं आज के सवाल से। हम पूछते हैं आपसे एक सवाल जिसका जवाब देने वाले इनाम के हकदार ठहरते हैं। तो आज का सवाल क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, जान लेते हैं। आज का सवाल आपके साथ भी शेयर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर होगा सवाल। जी सवाल है जी, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में लाहौर शहर कौन से नंबर पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे नंबर पर। ये हैं जी ऑप्शंस। आपकी स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है जिस पे आपने व्हाट्सएप करना है और अपना जवाब दुरुस्त ऑप्शन के साथ और अपने नाम के साथ हम तक पहुंचाना है। जीतने वाले खुशनसीब इनाम के हकदार ठहरेंगे। आज का सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जी, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में लाहौर शहर कौन से नंबर पर है? इसका जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप करने वाले पहले 4 खुशनसीब इनाम के हकदार ठहरेंगे जी। तो नाज़रीन सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं शहर का मौसम आज कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल जो कि इस वक्त बाहर हैं। उनसे जानते हैं शहर का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन क्या की जा रही है। कोमल बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और दिन भर कैसा रहेगा, क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर में मौसम बहार की शुरुआत हो गई है और दरख्तों में खिले फूलों की महकती खुशबू मौसम को मजीद खूबसूरत बना रही है। इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी यूं ही जारी रहेगी। जबकि हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सूरज यूं ही आंखें दिखाएगा, जिसके बायस मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी। और अगर मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताऊं तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 186 रिकॉर्ड की गई है। जबकि इसके मुताबिक इलाके जैसे फिंजा हाउस है, मॉडल टाउन है, HR कॉन्सुलेट है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 से तजावुज कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई कि मौसम आज कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, शहर की सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की क्या है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देती हूँ जी। बल्दियाती निज़ाम पर तजर्बे जारी हैं। शहर में 12 टाउन्स बनाने का फैसला कर लिया गया है।
मैराथन रेस, चीनी और घी के बाद ब्रायलर भी महंगा। और लाइट्स खराब हैं, शहर की अहम शाहराहें अंधेरे में डूब गई। फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर लाइट्स की मुरम्मत का काम न किया जा सका, आवाम परेशान। शाहदरा में सीवरेज सिस्टम बैठ गया, पार्क टाउन की सड़कों पर भी गंदा पानी जमा हो चुका है। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चले और पहली खबर में कहा गया है तजर्बे जारी हैं। तजर्बे सिर्फ यहाँ नहीं किए जा रहे, तजर्बे तो हर जगह ही किए जा रहे हैं और अभी हम तजर्बाती बुनियादों पर ही चलते जा रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ये सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तब्दीली जो है वो तजर्बात की रोशनी में ही आएगी, लेकिन जो तजर्बात मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी मकाम पर आके जो तजर्बा एक किया ना वो इतना महंगा पड़ गया है कि अब आगे तजर्बा करने के लिए अवाम तैयार नहीं होगी। देखें, जब सब सरसब्ज बाग दिखाए जाएं और उसके बाद बात की जाए कि आपके मसाइल को हल किया जाए और महंगाई है, आपके छोटे लेवल के जो मसाइल हैं, गली मोहल्ले की सतह के जो मसाइल हैं और उसको हल किया जाएगा, तलीम और सेहत के मौके फराहम किए जाएंगे और इन तमाम मामलात पर बेसिकली ये सारे मामलात अवाम से मुंसलिक हैं और अवाम चाहती है कि ये मामलात और उनके ये मसाइल जो हैं हल हों। तो तब्दीली नारा इसी का था। अब इस पे आ जाते हैं कि बल्दियाती निज़ाम पर तजर्बात हो रहे हैं। बल्दियाती निज़ाम क्या है? बल्दियात का बुनियादी मकसद है कि आपकी गली मोहल्ले में जो सीवरेज का सिस्टम है, जो साफ़ पानी का सिस्टम है, या काउंसलर लेवल का या चेयरमैन लेवल का जो काम है, आपकी सुनवाई आसानी से हो सकती है। गली मोहल्ले में जो छोटे बड़े जो लोग होते हैं वो अपनी राय जो है वो पहुंचा सकते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है। कोई ऐसा करता धरता होता है जहां पर आप जाकर अपना मसला बता सकते हैं बड़े आसानी से। यूनियन काउंसिल का ऑफिस होता है, चेयरमैन आपका है, वाइस चेयरमैन है या काउंसलर है, तो वो मौजूद होते हैं, आप हल कर लेते हैं। बल्दियात का बराह रास्त फायदा जो है वो आवाम को होता है और अगर उसको सही मानने में हो। चलिए, अच्छा, मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बात की तरफ तो हम आएंगे, बल्दियाती इंतखाबात तो मेरे ख्याल से ये कराना ही नहीं चाह रही हैं। जिस तरह से एक के बाद एक बहाना सामने आ रहा है, डू यू थिंक कि ये इंटरेस्टेड हैं बल्दियाती इंतखाबात कराने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माजी की हुकूमत भी नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल के बाद मतलब अदालतों में केसेस रहे और उसके बाद फैसला हुआ कि होना चाहिए। बेसिकली अख्तियारात जो हैं वो आपको निचली सतह तक पहुंचाना पड़ते हैं। आपके जो फंड्स हैं, आपके जो अखराजात होने हैं, आप उसको निचली सतह पर लेकर आते हैं ताकि आवाम की फलाह के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जाए। आवाम को क्या सबसे बड़ा मसला होता है कि आपका साफ पानी है, सीवरेज सिस्टम है, गलियां हैं और सड़कें हैं, अगर ये टूट फूट का शिकार है तो गवर्नमेंट ये ठीक कर दे। और हमेशा सियासत भी यही होती है कि इलेक्शन करीब आता है, आपके इलाके में डेवलपमेंट वर्क शुरू हो जाता है, जाएगी, आपका सीवरेज का मसला हल करा दिया जाएगा, कहीं गैस की फराहमी का मसला है तो ये मसला हल करा दिया जाएगा। ये वादे करके, ये ख्वाब दिखाकर वोट मांगे जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसे ही वादे किए थे। देखें, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में जाना मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल होगा। अभी की एग्जांपल्स आप देख लें, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा पीटीआई भी यही कहती रही और दीगर सियासी जमातें भी यही कहती हैं कि जो इक़्तिदार में होता है ज़िमनी इंतखाब उसका होता है। उसकी क्या वजह है कि आप आवाम को डिलीवर कर रहे होते हैं, सेकेंडली आपकी सरकारी मशीनरी जो है आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन मौजूदा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इसमें सारी सूरत हाल उसके बरक्स आई। मुझे ये बताएं कि जब ज़िमनी इंतखाब एक हल्के में होता है तो आपकी मौजूदा हुक्मरान जो है वो उसमें हार जाते हैं, और बल्दियाती इंतखाब जिसमें आपने गली मोहल्ले में जाकर वोट मांगना है और मौजूदा लोग जो है उनसे तंग आए पड़े हैं। आए रोज महंगाई, कभी कोई कीमत बढ़ रही है, कभी किसी चीज़ की कीमत आपने बढ़ा दी है, कभी पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, अशिया ज़रूरिया, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, बिजली की कीमतें देख लें, उसके बाद गैस की कीमतें देख लें, ये सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को लेकर आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत जो है गली मोहल्ले की सतह पर जाकर इंतखाबात करवाएगी और वो उनके हक में लोग नारे लगाएंगे? ये उनको भी पता है कि इस वक्त अगर हम लोग बल्दियात का इलेक्शन करवाने के लिए जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, या फिर हार जाएंगे या फिर इस तरह के मसाइल सामने आएंगे तो उनको इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये जो किया जा रहा है कि 9 टाउन से आप उसको 12 करने जा रहे हैं, आपका जो एक्ट है आप उसमें तरमीम किए जा रहे हैं, आप जितनी तरमीम मर्जी कर लें, जितने टाउन मर्जी बना लें,
अल्टीमेटली फैसला किसने करना है? पब्लिक ने करना है। जिसने अपना हक राही दही इस्तेमाल करना है, फैसला उसने करना है कि ये जीत का जो सेहरा है वो किसके सर पर सजाना है। अच्छा, 2 साल का वक्त कम नहीं होता, आप कोई जामे कानून ही नहीं बना सके। राव साहब ने इसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि 2 साल में भी कोई कानून साजी प्रॉपर कोई फैसला नहीं किया जा सका। जब संजीदगी का आलम ये होगा तो आप बल्दियाती इंतखाबात करा भी लेते हैं, आगे कुछ अच्छे की उम्मीद की जा सकती है? शायद मुझे बताएं कि 2.5 साल आपके गुजर गए हैं, आप अभी तैयारी नहीं कर सके। इस खबर से ये तो लग रहा है कि आप बहाने जो हैं, आप हीले बहाने मुख्तलिफ बना रहे हैं कि कभी कोई तरमीम कर दें, जिस तरह आपने खुद कहा कि राव साहब उसमें जिक्र कर रहे हैं कि 2 साल गुजर गए, कोई कानून साजी नहीं हो सकी। अगर मौजूदा गवर्नमेंट चाहे या रियासत या हुकूमत जो है वो चाहे कि हमने ये काम करना है, तो आपको क्या लगता है कि मुमकिन नहीं हो सकेगा? वो होगा। बेसिकली ये इस तरह के कानून साजी में ये इस तरह की तरमीम करके उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन लड़ना जो है वो आपको गली मोहल्ले में जाकर वोट मांगना पड़ते हैं, आपको दरवाजे खटखटाना पड़ता है। माने आप बार बार कह रहे हैं ना कि आपको गली मोहल्लों में जाना पड़ता है, वोट मांगने पड़ते हैं। गली मोहल्लों में एक दफा ये चले गए तो क्या होगा? मैं कहता हूँ कि मजा आ जाएगा। मुझे तो लगता है वो दमादम मस्त कलंदर नहीं, दमादम मस्त कलंदर भी होगा और इनको भी पता चलेगा कि हमने जो तब्दीली के नाम पर लोगों से वोट लिए थे और आप दोबारा जो आप लोग वोट लेने आए हैं उसी तब्दीली के नाम पर, और वो जो तब्दीली आई है उस पर फिर अवाम इनको बताएगी कि तब्दीली क्या होती है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मजदूर आदमी, मतवसत तबका, तनख्वाहदार तबका जो है वो इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। बिल्कुल सही आप बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, आप गैस की दारी में तिनका, इसलिए इंतखाबात बल्दियाती नहीं करा रहे। नहीं होने, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, बल्दियात में नहीं जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन होना जो है इनको ऐसे नजर आ रहा है कि हमें लोग आईना दिखाएगी ना, अवाम उनको आईना दिखाएगी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के निशान से एक बंदा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है और वो जाकर किसी जगह कॉर्नर मीटिंग करेगा और लोग उससे पूछेंगे नहीं कि आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए। आपने जो नारे लगाए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर जब यहां तकरीर लाहौर में खड़े होकर क्या करते थे कि लोगों को हमने किस तरह तब्दील करना है, लोगों की जो जिंदगी के मामलात हैं उनको हमने किस तरह तब्दील करना है, तो वो सारी चीजें कहां रह गई? बिल्कुल। जब आप कहा करते थे कि अगर महंगाई बढ़े तो हुक्मरान चोर हुआ करते थे, ये सारी बातें कहां रह गई हैं? आज ये हालात हैं कि आज आप मुझे ये बताएं, कल बड़े फख्र से कह रहे थे जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो मुस्तरद कर दी हैं। भाई आप 112 रुपए से नीचे ले आए ना, 71 पे ले आए, 72 रुपए पे ले आए पेट्रोल की फी लीटर कीमत, जो आपने हम आपको बताओ आपके लोग कहा करते थे। तो फिर तो हम माने कि आप लोग तब्दीली कर रहे हैं, आप बड़ा एहसान चढ़ा रहे हैं। वजीर आजम साहब ने मुस्तरद कर, भाई पिछले महीने तो आपने 2 दफा बढ़ा दी, तो फिर कौन सा एहसान कर ले? आपने गैस की कीमतें जो है बढ़ा दी हैं, बिजली की हफ्ते में 3-3 दफा कीमत बढ़ रही है। अच्छा चलें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को छोड़ दें, आप बेसिक टैरिफ को तब्दील कर रहे हैं, तो फिर क्या आप समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होगा? बल्दियाती इलेक्शन जो है वो करवा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को भी पता है कि हम लोग जब बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे तो अवाम की तरफ से हमें क्या उसका रिएक्शन आ सकता है, क्या रद्द अमल आएगा। तो इसी तरह कानून साजी होती रहेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बल्दियाती इलेक्शन होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? आईना तो कम से कम आईना भी दिखाया जाएगा, लेकिन चलें कुछ ना कुछ फंड्स जो हैं आपकी किसी मकाम पर अगर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या यूनियन काउंसिल को मिल गए तो कहीं ना कहीं आपका तरक्याती काम हो जाएगा, किसी जगह पे आपका डेवलपमेंट वर्क हो जाएगा, चाहे बिजली का हो जाए चाहे गैस का हो जाए। और मुझे ये मैं आपको बताऊं, रूरल एरिया का मुझे पता नहीं, लेकिन देही इलाकों में इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। देही इलाकों में इस बुनियाद पर फ़ायदा होता है कि वो एरिया जहाँ पर बिजली नहीं है, आपके बल्दियाती इलेक्शन जब होते हैं आपको फंड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपनी जो काम करती हैं, कहीं बिजली आ जाती है, कहीं गैस आ जाती है, कहीं नालियां बना दी जाती हैं, कहीं सीवरेज बना दिया जाता है, ये उनको भी ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत नहीं चाहती होगी, लग यही रहा है कि इलेक्शन हो, लेकिन मैं कहता हूं कि इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत नहीं चाहती और काफी देर से ये हीले बहाने हम देख रहे हैं कि चलते आ रहे हैं। आवाम को सिर्फ एक दफा याद करा दिया जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो इस दफा भी किया गया। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बल्दियाती इंतखाबात होते हैं नहीं होने चाहिए, पता चलना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड कर रही है, अवाम क्या चाहती है, ये चीजें पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, बल्दियाती इंतखाबात ना होने की वजह से जो मसाइल हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो वापस आके खबर डिस्कस करनी है वो है महंगाई, जो कि बेलगाम होती चली जा रही है। चीनी और घी के बाद ब्रायलर भी महंगा हो गया है और कितना इजाफा हुआ इस पर हम बात करेंगे। कल के दिन शहरियों ने क्या कहा, उनके तासुरात क्या रहे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, अच्छा सा वो कैप्शन दिया हुआ है जी, कीमतों की मैराथन रेस। इसके साथ एक नीचे पिक्चर है, कमिश्नर साहब ने भी रेस का एहतमाम करवाया था। खैर उसकी तरफ भी चलेंगे। फिलहाल चीनी और घी के बाद ब्रायलर भी महंगा हो गया और एक ही दिन में नर्ख 11 रुपये बढ़ गए। मतलब मुनाफाखोर इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि आप 1, 2, 3 रुपये कमी एक ही दिन में आप 11 रुपये की जंप लगा देते हैं और आपसे कोई पूछने वाला नहीं होता। अब किस तरह से लोग शॉपिंग करें, किस तरह से लोग अपनी अशिया खुरनोश जो हैं वो खरीदेंगे, ये चीज़ें जो है समझ से बाहर होता चला जा रहा है। आप घर से जितने पैसे लेके निकलते हैं, आगे जाके आप 2 चीज़ें खरीद सकते हैं, 10 चीज़ें आपकी वैसी की वैसे रह जाती हैं। फिर हम किस तरह ना कहेंगे, लोग परेशान होंगे, लोग बीमार होंगे, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चों के पेट लोग किस तरह से पालेंगे। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? देखें, बड़ा उसमें क्लियर है कि मैराथन रेस, इसका क्या मतलब है कि रेस लगी है, वो बस चले जा रही है, उसमें कोई नहीं, रुकावट कोई नहीं है। और ये अब से नहीं है, जब से नया पाकिस्तान बना है और जब से तब्दीली जो है हुई है, उसके आसार आना शुरू हुए हैं। कोई एक दिन नहीं आया, कोई एक महीना नहीं आया जिसमें अवाम को ये खुशखबरी मौजूदा गवर्नमेंट ने सुनाई हो कि किसी चीज़ में हमने कम कीमत जो है, या हमने यहाँ बैठ कर ये हुकूमती कोई फैसला सुना दिया हो कि ये कीमत जो है कम होगी, अवाम आसानी से उसकी खरीदारी कर सकेंगे। आज हालात ये हैं, एक महीने बाद देखिए रमजान मुबारक आ रहा है, उसके बाद क्या हालात होंगे, इससे भी संगीन होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका जो ब्रॉयलर गोश्त है उसकी कीमत किस तरह, अभी ये आप कह रहे हैं 331 या आज 339 हो गई है, अभी 8 रुपए आज बढ़ा है बस अल्लाह ताला किलो के हिसाब से। मतलब ये परसों 4 दिन पहले 339 रुपए फी किलो था, उसकी कीमत कम हुई, आज फिर 8 रुपए आपने उसमें इजाफा कर दिया, फिर 339 रुपए हो गया। तो मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत प्राइस लिखी है ये 339 रुपए, 339 रुपए आगे आपके पास। अब मुझे ये बताएं कि हुकूमत अब कहाँ खड़ी है। आप उस वक्त कहा करते थे कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो पोल्ट्री एसोसिएशन को कंट्रोल करते हैं, उनके अपने कारोबार हैं। आज तो उनका कारोबार नहीं है। अगर है भी सही तो भाई आप हुकूमत में हैं, आप उसको कंट्रोल करें। इसका क्या मतलब है कि या रियासत फिर संजीदा नहीं है या फिर रियासत के बस में नहीं, और मुझे ज्यादातर यही लगता है कि रियासत के बस में नहीं है। रियासत इन तमाम मामलात पर या फिर खामोशी, रियासत के बस में शायद सिप्रा साहब चीनी की निर्ख भी कंट्रोल करना नहीं है, हर चीज नहीं है। मुझे ये बता दें, चीनी में तो उनके अपने मामलात है ना, चीनी में तो उनके अपने मामलात थे, वो कमीशन बना, उसके बाद रिपोर्ट्स आ गई, आपने FIA के ऑफिसर को भी हटा दिया, लेकिन वो खामोश हो गया, उसके बाद खत्म होगी बात। ये जो चीजें आज हम इस वक्त जिस पे डिबेट कर रहे हैं, आप देखें इतवार बाजार का हम जिक्र कर रहे हैं, अशिया ज़रूरिया का जिक्र कर रहे हैं, सब्जी किस तरह मिल रही है, फ्रूट किस तरह मिल रहा है, और उसके बाद घी की कीमतें किस कदर बढ़ रही है। मुझे बताएं, घी फी किलो 25 से 30 रुपए आप फी किलो के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब? कोई मेरिट नहीं है, बिल्कुल कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि आप 25-30 रुपए फी किलो के हिसाब से अगर कोई कीमत बढ़ा रहे हैं तो उनको, इसका क्या मतलब है कि हुकूमत की रेट खत्म होती जा रही है। माफिया जो चाहता है, मैन्युफैक्चरर जो चाहता है, वही प्रोडक्ट जो उसी तरह उसी कीमत पर मार्केट में ला रहा है। खत्म होती जा रही है ना, तो फिर हुकूमत मानती क्यों नहीं है ये चीज कि आप बेबस हो चुके हैं, नाकामी कभी कोई कुछ नहीं कर सकते। जब साफ चीजें नजर आ रही हैं तो फिर उस पर इतनी डिटाई के साथ ये कहना कि सब कुछ कंट्रोल है, बहुत चीजें बेहतर हो चुकी हैं। आपको शिवली फराज साहब के याद नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है सिवाय महंगाई के? कब तक फिर नहीं, कब तक ये कहा जाएगा कि सिर्फ एक महंगाई ने ही अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, महंगाई ने ही अवाम को मफलूज करके रख दिया है। तो आप कब तक ये बहाना? सिर्फ 153 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा सर्दी की शिद्दत की वजह से कीमतें यहाँ तक पहुंच गई हैं। अब क्या जवाब है? नहीं, सर्दी की शिद्दत क्या, मुझे बताएं। इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है नहीं, इस्तेमाल ज्यादा, उसको कम होना चाहिए ना। होता तो यही है कि आपके जो नहीं सर, यहाँ पे यहाँ पे जो चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी कीमत यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग दुहाई दे जाते हैं। फिर इसका क्या मतलब है कि आपका माफिया एक्टिव होता है। आपका एक ऐसा अंसर यहाँ पर मौजूद है कि जो या मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, उसके बाद कीमतें बढ़ाई जाती हैं, या फिर हुकूमत जो है उसके साथ खड़ी होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी माफिया इस तरह के इक़दाम करता है, जब आपकी कीमतें कंट्रोल में नहीं होती और आपकी मसनूई किल्लत पैदा करके लोगों को जो है वो सड़कों में या लाइनों में लगा दिया जाता है, उस वक्त हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए। लेकिन मैं बड़ी दफ़ा आपको मिसाल दे चुका हूँ कि सूबाई वज़ीर हैं हमारे मियाँ असलम इकबाल साहब ने लास्ट ईयर ईद उल फितर पे कहा था कि हम जो इस चिकन की कीमत है इसको कंट्रोल करेंगे, और हुकूमत जो कह रही है उस पर फ़रोख्त होगा। आज पूरा साल होने वाला है, उस पर आप फरोख्त नहीं कर, बल्कि रोजाना कभी 8 रुपए, कभी 11 रुपए, कभी 9 रुपए बढ़ रहे हैं।
अंडे जो है 150 रुपए से कम आई नहीं है। चलो अब तो मौसम चेंज हो गया, चले आपकी बात मान ली कि सर्दी की वजह से इजाफा हुआ, अब तो मौसम चेंज हो गया है, अब तो टोटली वो सर्दी रही नहीं है। उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को बेसिकली मसला है। मुझे ये बताएं कि कमिश्नर साहब ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, उस डीसी साहब ने कभी कोई एक मीटिंग की हो जिसमें हमारे पास ऐसी खबर आई हो कि आज हमने कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जिनको हमने मराद भी दे रखी हैं, तनख्वाहें भी देते हैं, वो ठंडे कमरों में गर्मियों में बैठे के भी सही, उन्होंने कोई कार्रवाई की हो या कोई इस तरह का प्लान तरतीब दिया गया हो जिसमें आपने देखो कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम उठाए गए? उस्मान अलीम बारहा ये चीजें मेंशन कर चुके हैं कि हम इस खोज में रहते हैं कि हमें कहीं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर आ जाएं, हम कवर करने के लिए जाएं, हम लोगों को दिखाएं कि ये लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं, मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ हमें ना खबर की हद तक कागजी बातें, कभी ये आपको चीज़ें नज़र नहीं आई हैं की जाने वाली। फिर इसके बाद डीसी साहब कहते हैं कि उनकी टीम बड़ा एफिशिएंटली काम कर रही है। कहाँ कर रही है? किसी को नज़र क्यों नहीं आ रहा है? कोई नोटिस क्यों नहीं इस पे ले रहा? किसकी जिम्मेदारी है ये सब चीज़ें देखना? मुझे ये बताएं कि कभी डीसी साहब आपकी जो फ्रूट मंडी है, जो सब्जी मंडी है, कहीं गए हैं कभी? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में अगर डीसी साहब कोरोना भी इस कदर नहीं है कि आप कोरोना से परेशान होकर नहीं, कोरोना कहाँ पे, अब तो कोरोना का मसला देखो, हमने तो कोरोना को छोड़ दिया हुआ, बड़ी देर हो गई है। अब तो हर चीज, अब वैसे भी आपका हर चीज ओपन करने जा रहे हैं, आपके मैचेस जो है हो रहे हैं, उसके बाद स्कूल ओपन हो गए हैं, सारी चीजें हो गई। अब कोरोना की जो दीवार थी, कोरोना की जो आड़ में आप छुपते थे, वो अब वो चीज भी खत्म हो गई है, आप उससे निकलना है। मुझे ये बताएं कि एक दिन कोई बता दें कि डीसी साहब ने किसी मंडी का विजिट किया हो और जहां से ये चीजें शहर में जिसकी तरसील होती है उनकी कीमतों को कंट्रोल किया हो। हम लोग हमेशा, या मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो हमेशा गली मोहल्ले में जो दुकान बनी है उस पर जाएंगे। मुझे बताएं, वहां जाएं जो वो लोग कहते हैं कि हमें जो आड़ती है वो महंगे दामों दे रहा है, हमें जो सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी है वहां से कम कीमत पर नहीं मिलता, हम किस तरह कम कीमत पर फरोख्त करें? तो इसका क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां से जाके कंट्रोल करे, वहां कंट्रोल नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि आड़त जो चल रही है या आड़ती जो निज़ाम होगा, इसके पीछे ये एक माफिया होगा बड़ा स्ट्रांग, या फिर ज्यादातर ऐसा होता है कि सियासी लोग और बड़े जो सरमायाकार लोग होते हैं जिनकी सब्जियां और फल जो है मंडी में आ रहा होता है रोजाना की बुनियाद पर, वो उनकी पुष्पनाही कर रहे होते हैं, उनका अपना जो माल है वो फरोख्त हो रहा होता है, वो कम कीमत पर जाने नहीं देते। इसलिए आपकी मौजूदा गवर्नमेंट न वैसे ही वो रेट खत्म हो जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर इस तरह का कोई काम करेगी तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे, लेकिन होते नजर नहीं आ रहे। मुझे बताएं, कीमत जो मौसमी हमने सब्जी है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी है, ऐसे ही है, और अब वही की जो कीमत है वो 30-40 रुपए किलो पे आ गई है। भाई इसका क्या मतलब? मौसम खत्म हो रहा है तो उसकी कीमत ऊपर जानी चाहिए। जब वो पीक पे सब्जी थी तो आपने उसको महंगे दामों फरोख्त किया, जब वो सब्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है उसका वक्त, आपने उसको सस्ता फरोख्त करना शुरू कर दिया। उसकी क्या वजह है? ताकि वो खराब ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये सारे मामलात हैं, एक पूरी प्लानिंग होती है, माफिया मुतहरिक होता है, इस पर रियासत अगर एक्टिव होगी तो मामलात होंगे। लेकिन हम लोग हमेशा ये बात करते रहे कि माफिया बेलगाम है, कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी नहीं जागी, वो हमेशा साहब हम आगे भी यही बातें करते रहेंगे कि माफिया बेलगाम है, माफिया को क्योंकि किसी ने ना तो कंट्रोल किया, भी यही सब कुछ होता रहा, अब भी माफिया को कोई कंट्रोल नहीं करेगा। सभी लोग ये कहते हैं कि जी ये माफिया है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ भी कर ले, माफिया कंट्रोल से बाहर है। तो ये माफिया की आड़ लेकर हमेशा से भरी हुई जिम्मा ये लोग होते रहेंगे। महंगाई किस तरह से कंट्रोल होगी, ये चीजें अब समझ से बाहर होती चली जा रही हैं। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमने जाना है, लेकिन अभी एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करते चलें जी। अहम खबर हमारे पास है जी, तुर्क ड्रामा अर्तुगल के हीरो जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। तुर्क फनकार तुर्किश एयर की परवाज 715 पर इस्तांबुल रवाना हुए हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला स्ट्रीट लाइट की खराबी, जिस पर बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। मेन शाहराहों की अगर ये सूरत हाल है तो आप मुख्तलिफ इलाकों में अगर जाकर कभी विजिट करें, क्योंकि लोग तो अपनी शिकायत दर्ज कराते ही रहते हैं, लेकिन वो जो सब अच्छा के राग अलापते हैं उनको भी जाकर देखने की ज़रूरत है। अब हालात ये हैं कि शहर की अहम शाहराएं अंधेरे में डूब गई हैं। फिरोजपुर रोड अब मेन शाहराह है शहर की, केनाल रोड
जिसको हम देखते थे माजी से अगर रिलेट किया जाए तो बहुत खूबसूरत भी बनाया गया था। चले उस पर यह भी कहा जाता है कि करप्शन भी बहुत की गई, पैसे भी बहुत लगाए गए, लेकिन शहरियों को सहूलियात तो फराहम की जा रही थी। इसके बाद बारहा ये चीज़ शहरी कह रहे हैं कि उनके इलाकों से लाइट्स कोई उतार के ले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, और फिर दोबारा वहाँ लाइट्स किसने लगानी है जब मेन शाहराहों पर ये हालात होंगे। शायद सिप्रा साहब, हादसात होते हैं, चोरी डकैती की वारदातें होती हैं और यहाँ पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप जिक्र कर रहे हैं कि माजी में करप्शन होती थी। अगर माजी में करप्शन थी तो आज तक साबित तो नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माजी में काम भी हुआ करता था। आपने जिक्र किया कि केनार रोड और फिरोजपुर रोड जो है आपकी मेन शाहराह हैं। मेन शाहराहें आपके पास 4 हैं, मार रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है और केनाल रोड है। इसके अलावा मेन शाहराह नहीं है, बाकी सारी झेली रास्ते और हैं। ये वो शाहराहें हैं, यहाँ पर हम जिक्र कर दें कि जो ब्यूटिफिकेशन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले इन शाहराहों पर आता है। अब आ जाते हैं कि माजी की हुकूमत ने क्या किया इस पे। माजी की हुकूमत ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई, एलईडीज लगाई, सोलर सिस्टम मुतारिफ करवाया ताकि रात को ये रोशन रहे। लेकिन जब तवानाई बहरान आया उस वक्त भी ये लाइट्स ऑन हुआ करती थी, लेकिन एसओपी ये बनाया गया कि एक लाइट ऑन रखी जाए, एक को बंद रखा जाए, लेकिन शाहराह पर रोशनी होनी चाहिए। अब ये मामला, लेकिन अभी इस वक्त आप देख लें कि हालात क्या हैं कि बहुत सारी अहम शाहराहें हैं जिसमें केनाल रोड को आप इस वक्त ऐसा रोड कंसीडर करते हैं जिस पर आपके सारे लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मल्टी वहां से आपके रास्ते निकलते हैं। जिसने जाना अपने घर में या अपनी मंजिल पर जाना है तो वो चलते, उस पर ये हालात है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की आप सूरत हाल की बात कर रहे हैं, हम उस पर तो बाद में आएंगे। मुझे आपके या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये जवाब दे कि एक इमलाक जिस पर आपकी मौजूदा गवर्नमेंट कहती है कि करप्शन भी होती रही, चले हो गई, साबित होगी तो बात होगी, चल उसके बावजूद एक प्रोजेक्ट बनाया गया, मंसूबा बन गया, आवाम की फलाह का बना कि रात को वो आसानी से ट्रैवल कर सके। अगर रात को फैमिली के साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कैसे करें? तो मनाजिर एक दफा देख लें आप कि किस तरह से लाइट्स मुकम्मल बंद है। मुझे बताएं कि ये तो फिर शहर तो नहीं लग रहा, इससे तो बेहतर मैं तो अपना गांव कहूंगा, कम से कम वहां तो लाइट्स मौजूद है ना। बिल्कुल, एक वो पसमानदा इलाका है जिसकी तरफ उस तरह नहीं है। आप लाहौर शहर को या एक गाँव के साथ जब मिलाएंगे तो ये हालात होगी। बात यह है कि एक चीज आपके पास आ गई, चले इस पे पैसा तो लगा, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो हुई, आप उसको संभाल नहीं पा रहे। संभालने का क्या मकसद है कि वो खराब होगी तो क्या उसका अल्टीमेटली एक तो नुकसान जो है कौमी खजाने पर होगा, दूसरा बराह रास्त उसका नुकसान क्या होगा जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही राजनी, डकैती, ये वारदातें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। आपके बहुत सारी शाहराहें हैं जहां पर, इस वहादत रोड का जिक्र करूं, वहादत रोड पर बड़ा मसाइल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका फिरोजपुर रोड, ये वो लोग हैं रात भर चलती हैं। डीसी साहब खुली कचहरियां लगाते हैं, आपका सीएम पोर्टल बनाए शिकायत दर्ज कराने के लिए, ये सब चीजें क्या आवाम को झांसा देने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर मुझे कभी ये भी बता दें कि जो खुली कचहरी में लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं, कभी ये भी बताया है कि इस शिकायत का फौरी अजाला कर दिया गया है, इस पे फौरी एक्शन ले लिया गया है? ये सब चीजें तो फिर अवाम की आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं, कुछ नहीं किया जा रहा। खुली कचहरी के तो मैं वैसे भी हक में नहीं हूँ, मुझे मौजूदा गवर्नमेंट का फैसला है, हर डिपार्टमेंट में होती है। भाई अगर आपने खुली कचहरी लगाकर सरबराह की बात ही सुननी है तो फिर निचले लेवल पे जो आपके लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वो काम नहीं करते, वो आवाम की बात नहीं सुनते, इसलिए आपको ओपन कोर्ट करना पड़ती है। सेकेंडली बात ये रही कि आपके डीसी साहब या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके सामने है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं सबको पता है। इन कचहरियों से कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ अमली काम करें, लोगों को दिखाएं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कुछ काम करेगी तो पता भी चलेगा काम हो रहा है। स्ट्रीट लाइट्स तक तो आपसे ठीक नहीं हो रही। आम शहरों पर लगी जो एलईडीज हैं वो खराब हो चुकी हैं। इवन जो आपने ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से जो एलईडीज लगाई थी वो भी आपकी खराब हो चुकी है। शाहिद सिप्रा साहब, यहाँ पर हालात पता क्या है कि आपने एक जगह पर लाइट लगा दी और बस वहां पर दोबारा किसी ने जाकर देखने की कोशिश नहीं करनी। हालांकि ये वो चीजें हैं जहां पर आपको फॉलोअप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने शहर में कैमरास लगाए, उनका बाद में क्या हाल हुआ किसी को कुछ पता नहीं। आपने लाइट्स लगा के खबरें दे दी, पूरे मीडिया को बता दिया कि हमने तो अपना काम कर लिया। उसके बाद 1 महीने बाद, 10 महीने बाद वहां पर क्या हालात है किसी को कुछ पता नहीं, सब सो रहे हैं। और अभी भी ये हालात है, आप देख रहे हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको कुछ पता ही नहीं। देखें, अगर तो जिम्मेदार को पकड़ा जाए और जजा सजा का अमल हमारे पास आ जाए तो मेरे ख्याल में फॉलोअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ही दफ्तरों से निकलेंगे, वो खुद ही जाकर विजिट करेंगे कि स्ट्रीट लाइट किसी जगह पर या कोई भी मामला है, अगर हमने कोई चीज इंस्टॉल की है, गवर्नमेंट का पैसा लगा, हमारे टैक्सेस के पैसे लगे हैं ना, ऐसे ही है। कौमी खजाने से पैसा लगा दिया आपने
और उसका बराह रास्त आवाम के साथ उसको फ़ायदा आवाम को मिल रहा है, उस मंसूबे को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, या OSD हो जाता है या सस्पेंशन हो जाती है, एक कमेटी बनती है, उसके बाद हर चीज़ खामोश, 1 महीना 1.5 महीने बाद उससे अच्छी नशिस्त पर वो जो है आसामी पर जाकर पोस्टिंग हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जजा सजा का अमल नहीं है। और स्ट्रीट लाइट्स अगर ठीक नहीं होंगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। पुलिस ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हुए हैं कि ये जो वेव आई है हम इसको कंट्रोल करने जाए। इसका क्या मतलब, वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, वो मानने ना माने, सारी चीजें आवाम के सामने हैं। तो मेरे ख्याल में आप पत्नी आप वो सांसें ले रही हैं बैठी। सीरियसली ये वो है, बंदा परेशान होकर रह जाता है कि क्या करे। और मैं परेशान पता क्यों, कि मुझे आयशा जो बार बार बता रही है ना कि हमने अगली खबर क्या डिस्कस करनी है, सीवरेज यहाँ का ना है, लोगों की गलियों में गंदा पानी है, कूड़े के ढेर हैं, अब लाइट्स खराब हैं, कूड़े के ढेर हैं, सीवरेज। कोई ऐसा मसला है जो कि हल हो सकता है जहां पर हम ये कह दें कि यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है, इससे शहरी परेशान नहीं है। लाइट्स खराब होने के बाद आगे चलकर हमने बात करनी है कौन कौन से इलाके ऐसे जहां पर सीवरेज से लोग दुहाई दे रहे हैं, कूड़े के ढेर। LWFC ने बड़े बड़े दावे किए कि 24 घंटों में 72 घंटों में शहर साफ हो जाएगा। 2 दिन शहर साफ रहा, उसके बाद रोजाना फील्ड में हमारे रिपोर्टर जाते हैं और हालात शहर के दिखाते हैं। ये बागों के शहर के हालात हैं। वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर की तरफ हम चलेंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर हमारे पास आई है, अपडेट आपको करते चले जी। रवा कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज है और सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। 500 रुपये फी तोला सोना महंगा हो गया है। और आपको मैं ये भी बताती चलूं कि खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 1,08,500 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 99,458 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 21 कैरात फी तोला सोना 94,937 रुपये में फरोख्त हो रहा है। फी ग्राम सोने की कीमत जो है वो 8,526 रुपये मुतय्यन की गई है। 5 रुपये बढ़कर फी तोला चांदी की कीमत 1,375 रुपये हो गई है। 500 रुपये सोने की कीमत में इजाफा हुआ है और आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, 500 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे ही शायद सिपरा साहब से पूछ लेते हैं, कभी कभी भाभी को सोने का गिफ्ट दिया? कभी माजी में, वो तो किस्सा माजी बन गया अब तो। यानी अब आपने कभी सोचा भी नहीं? नहीं, अब तो नहीं, सोच भी नहीं सकते ना। देखें तनख्वाहदार तबका अब नहीं सोच सकता, वो उन हालात में भी नहीं है। मुझे बताएं, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों से पूछे वो किस तरह कर रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। मैं उस अमीर तबका की बात नहीं कर रहा, मैं जो हमारा मिडिल मैन है, जो मुतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है या छोटा ताजिर है, अब उससे पूछें, अब उसके बस में नहीं रहा। मुझे बताएं, जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त 60-62 हज़ार रुपए पे था, आज वो आप लाख के करीब पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल में अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर सिर्फ सोना नहीं बढ़ा, बाकी जो चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। फिर महंगाई के तनासुब से ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। खैर, अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए गिफ्ट क्या, कोई वैसे भी अब बनाने की सोच ही नहीं सकता है। आई बिल्कुल ठीक कह रही। तो ये लेकिन आपको मिला होगा। आप ऐसा तो नहीं कहीं सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास जो खबर थी हमने वो डिस्कस करनी है कि किस तरह से शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, सीवरेज सिस्टम जो है वो तबाह हाल है। शाहिद सिपरा साहब, सीवरेज सिस्टम शहर में बैठ गया, मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत आ रही हैं और उसके बाद अभी साई साहब ने बताया शादमान में किस तरह से कूड़े के ढेर हैं, साउथ बट ने हरबंसपुरा के इलाके से रिपोर्ट किया। ये बड़े बड़े दावों के बावजूद ये हालात है शहर के। मुझे बताएं, जब ये आपके पास तुर्की की कंपनीज काम करती थी तो हालात कुछ और थे। बिल्कुल, सुबह हमेशा फिर वो तौहीन हो जाती है मौजूदा गवर्नमेंट की कि माजी की हुकूमत की अगर हम बात करें तो फिर उनकी वो शायद लगता है कि कंपैरिजन करना किसने सिखाया, मुझे सिर्फ ये बता दें। इन्होंने खुद हर चीज का अपने सिखाया है ना, सोशल मीडिया पे बता के लोगों को आपने आगाही दी है कि कंपैरिजन किस तरह करना, वो बामें पुट्ठा पै गया होने वक्री गल है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त शहर के जो हालात हैं, आपके गली में, चौक चौराहों में, मेन शाहराहों पर जो कंटेनर पड़े हैं भर चुके हैं, हर जगह पे जो शहर है आपको कूड़ादान उसकी शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बागों का शहर है, लेकिन कूड़े के ढेर इस तरह का आप उठा नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ये जब मामला चला उनके तुर्की की जो आपकी कंपनी से उनके साथ, उस वक्त हमने खुद कहा कि हम लोग जो गाड़ियां हैं वो ले रहे हैं, उसके बाद उठाएंगे और साफ करेंगे, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो सके। आप जो बताते हैं गाड़ियां इनकी साल पुरानी है, बंद होकर कचरे में पड़ी हैं वो भी गाड़ियां।
अमला इनके पास नहीं है, तो फिर शहर साफ कैसे होगा? मुझे सिर्फ ये बता दे। शहरी तो अब मैं यकीन माने पैसे देके भी शहर साफ करने के लिए, अपने घर इलाके साफ करवाने के लिए तैयार है। अभी भी ऐसे शहरी हैं जो आपके ये स्वीपर आते हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उनको पैसे देते हैं, चाहे वो मतलब अपनी मर्जी से देते हैं या जिस तरह भी देते हैं, लेकिन सफाई तो जरूरी है ना। बेसिकली जिम्मेदारी तो आपकी गवर्नमेंट की है, अगर वो नहीं निभाएगी तो अल्टीमेटली शहरियों को कुछ ना कुछ करना है। आपने कहा कि गाड़ियां इनकी खराब हैं, तो गाड़ियां खरीदनी किसने है? अगर खराब है तो उसकी रिपोर्ट्स क्या, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि जो खराब गाड़ी भी खड़ी होती है, तेल उसका भी जारी हो रहा होता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ये सरकारी महकमों में बड़ी आम सी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले मान लिया कि गाड़ियां खराब होगी, लेकिन हमें तो कूड़ा उठाने से है ना, कि हमारा शहर जो है अगर वो गंदा हो रहा है, अगर वो कूड़े की ढेर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, हम लोग तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट से भी पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी पूछेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस तरह सफाई करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रही। मुझे बताएं कि अगर 2-3 दिन मजीद जो अभी हालात हैं, अगर यही हालात रहे तो आप देखिएगा जो आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले जब हालात आए थे कि आपकी पूरी सड़कें जो है भर गई थी, ताफुन फैला था, उस वक्त मौसम सरमा था। आज देखें आज गर्मी है, अगर कूड़े से ताफुन जो है वो ज्यादा फैलेगा, बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, तो मेरे ख्याल में हुकूमत और मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हम लोग जो है हमेशा सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जब सोशल मीडिया पे तनकीद शुरू होती है तो पीटीआई जो है उनकी मौजूदा हुकूमत जो है थोड़ी एक्टिव होती है, अदरवाइज खामोश बैठी है। हमारा मकसद ये चीजें डिस्कस करने का क्या होता है कि पॉजिटिविटी की तरफ निशानदही की जाए और लोगों को ये बताया जाए जिनकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ आपने राग सब अच्छा के नहीं, आपने ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको सफाई करनी है, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम ठीक कराना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के इस हिस्से में, जिस अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की जानिब से जो बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था कि तमाम तालीमी इदारे 1 मार्च से बाकायदा तौर पर खुल जाएंगे और 5 तारीख को जिस तरह से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल थी उसी तरह से कर दी जाएंगी। स्कूल्स के हवाले से तो बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया था, बहुत सारे लोगों को क्लियरली पता भी चल गया था, लेकिन जो ट्वीट किया गया था वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ कब खुल रही हैं इसका फैसला बाकायदा तौर पर वाइस चांसलर्स की जानिब से किया जाएगा। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमसे ये जानना चाह रहे थे कि इस हवाले से हमारे तक जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि आया यूनिवर्सिटीज़ कब खुलेंगी और स्टूडेंट्स के पेपर्स किस तरह से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी या फिर नहीं होंगी, कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। तो ये सब चीज़ें क्योंकि आप लोगों के सवालात थे, तो हमने ये सोचा कि आप लोगों के यही सवालात जो हैं इनका जवाब हम आप तक पहुंचा सके। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जान लेते हैं कि जिस तरह से वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तो इन तालीमी इदारों में क्या यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं? जी, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको पहले से ही हमने अलाउ किया हुआ है कि वो खोल सकते हैं और उनको कतन ये कोई उन पर कदगान नहीं की कि उन्होंने भी एग्जैक्टली स्कूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज होती हैं। ठीक है। और उनके वाइस चांसलर क्वाइट पावरफुल, उनके डिसीजन जो है वो तकरीबन अपनी जो यूनिवर्सिटी है उस पर बाइंडिंग होते हैं। अगर उनको कोई इंस्ट्रक्शन देनी भी हो तो चांसलर दे सकते हैं जो कि गवर्नर है। सही। तो जो जनरल गाइडलाइन थी वो उनको दे दी गई थी। हर यूनिवर्सिटी के हालात फर्क होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के पास कमरे भी ऑफर है, खुली जगह है, वो मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज बेहतर है, उनकी स्टूडेंट बॉडी बेहतर अफोर्ड कर सकती है ऑनलाइन पढ़ना। तो हर यूनिवर्सिटी। अच्छा राजा यासिर हुमायूं साहब, डोंट यू थिंक कि अगर इस तरह से फैसला, कोई एक फैसला जिसका इम्प्लीमेंट तमाम यूनिवर्सिटियों पर ना हो सके, जैसा कि आपने कहा कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से चलती है, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। हर कोई पूछता है फलां यूनिवर्सिटी खुल गई है, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुली, वहाँ पर किस तरह से क्लासेस होंगे। तो एक फैसला लागू करना क्या पॉसिबल नहीं है? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स को किसी और से पूछना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी से पूछे। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना, तो बजाय कि वो किसी वजीर से या टीवी चैनल से या अच्छा, अभी यूनिवर्सिटीज भी कुछ क्लियर नहीं इस बारे में बता रही हैं। अभी यूनिवर्सिटीज को भी एज सच कोई इस तरह से अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं कि वो वाज़ेह तौर पर बता सके। अब उस पर स्टूडेंट्स क्या करें?
जी नहीं, यूनिवर्सिटीज को तो जब ये इनिशियली कॉलेजेस खोले गए थे, जब ये एनसीओसी की रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी, तो उसी दिन ये बता दिया गया था और उन्होंने भी स्टूडेंट्स को बता दिया था। यूनिवर्सिटीज पे तो किसी किस्म की, मैंने ऑलरेडी बता दिया ना कि कोई पाबंदी नहीं है। ये तो स्टूडेंट्स ने जब एहतजाज शुरू किया कि हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज की डीन ने ऑनलाइन पे चले गए, कुछ ने नहीं किया। स्टूडेंट्स उनके एग्री कर गए कि हम फिजिकली देने पे तैयार हैं। तो इसलिए मैंने जो बात की कि यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडी होने का मतलब ही यही है कि उनको कोई एक छड़ी से नहीं आन सकता। उनमें इवन उनके जो प्रोफेसर होते हैं बाहर के मुल्कों में, मैं तो अमेरिका में पढ़ा हूँ, तो इवन प्रोफेसर जो है अपने डिसीजन खुद लेते हैं कि किस तरह क्विज देने हैं, किस तरह उन्होंने ग्रेड देना किस बेसिस पे है, और वो स्टूडेंट के असेसमेंट में भी बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यही तो डिफरेंस होता है एक स्कूल का और यूनिवर्सिटी का। अच्छा, आपको नहीं लगता राजा यासिर हुमायूं साहब, आपको नहीं लगता कि वो जो एक तालीमी माहौल जो कोरोना से पहले का था, अब वो दोबारा से लेकर आने की ज़रूरत है? वो इम्पैक्ट, वो माहौल कायम करना कि स्टूडेंट्स को वाकई लगे कि वो अब उस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी में आ चुके हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, कभी आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जा रहे हैं, कभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं, आप माने या ना माने? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही है गुज़िश्ता साल। और मैं तो वैसे हमेशा इस चीज़ का नहीं था कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसको सबसे पहले खोल देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट्स खुले थे, शॉपिंग मॉल्स खुली थी, और मैंने एनसीओसी के भी मीटिंग में हमेशा ये बात की कि सबसे ज्यादा अवेयर अगर कोई है तो वो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एकेडेमिया है, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप बाकी जगहों में खोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को सबसे पहले अलाउ कर दें। बिल्कुल। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो मेरा ख्याल है इतने वो खुद डिलीजेंस नहीं करना चाहते, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं ट्विटर पे कि जी हमें हमारी जानों को मुश्किल में डाला जा रहा है। वो मेरे ख्याल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ज्यादा पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं थे, कि जो वाकई स्टूडेंट्स जिनको इस चीज का दर्द है और था, वो तो हमेशा से इस चीज के हामी भी थे और मुझसे भी रब्ता करते रहे, प्लीज समय तो करें। और ये मेरी एफर्ट्स से ही और बाकी भी मिनिस्टर्स की एफर्ट्स है जो हमने रिसर्च के लिए लैब्स खुलवाई एनसीओसी को रिक्वेस्ट करके कि ये बनना की जाए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, और सिर्फ क्लासेज उस वक्त रोकी गई। तो ये भी उसकी भी यही वजह थी कि हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा उनको समझ होती है, तो उनको कौन क्या समझेगा। सही, आपने खुद बजा फरमाया ये कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें खासी समझ होती है, लेकिन आपने जिक्र भी कर दिया कि यूनिवर्सिटीज़ के ही स्टूडेंट्स एहतजाज करने के लिए आए और उन्होंने ये कहा जी कि अगर ऑनलाइन उनको पढ़ाया गया है तो पेपर भी उनके ऑनलाइन लिए जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो स्टूडेंट्स के मसाइल थे ये किस तरह से हल किए जाएंगे? ये देखिए, आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक जैसे नहीं होते ना। क्लास में कुछ बच्चे टॉप हैं, कुछ बिल्कुल बैक बेंचर्स होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन छुट्टियों में पढ़ा था या ऑनलाइन पढ़ा था या इवन यूनिवर्सिटीज में, तो आपका अपना लेवल ये होता है कि आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको आप लेक्चर जो है वो आपकी उसको एनहांस करता है नॉलेज को, अदरवाइज तो आप लेक्चर से पहले घर से पढ़ के जाते होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स ठीक थी इन छुट्टियों के बावजूद, वो तो एहतजाज नहीं कर रहे थे। एहतजाज वो कर रहे थे जिन्होंने ये जो ऑनलाइन क्लासेज हुई है कोविड के दरमियान, उन्होंने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं की और फिर उनको लगा कि अब अगर जाकर फिजिकली इम्तिहान देने पड़े तो कोई मौका नहीं होगा हमें चीटिंग करने का, तो वो सड़कों पर आ गए। और वे बहुत कम स्टूडेंट्स थे, अगर यूनिवर्सिटी की टोटल परसेंटेज देखें तो 2-3% थे। अनफॉर्चुनेटली हर माशरे में यही होता है कि जो बहुत कम परसेंटेज ऑफ होस्टेज कर लेते हैं मुख्तलिफ इस तरह के इशूज को, और उन्होंने जाके वो एक यूनिवर्सिटी पे अटैक भी कर दिया। और ये तमाम मामला मेरे ख्याल में कहीं से ये कासी नहीं कर रहे थे कि उन्होंने इल्म हासिल किया, क्योंकि वो बहुत कम स्टूडेंट्स थे। मैं तमाम स्टूडेंट्स का क्यों नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में 98% या 99% स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पता है इस मामले में एटलीस्ट। सही। अच्छा राजा यासिर हुमायूं साहब, ये कहिएगा कि अब चीज़ों को हमने नॉर्मल की तरफ लेकर आना है, चीज़ें प्लान करके चलना है, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ इस हवाले से प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह से अब सेमेस्टर जो हैं वो रेडी किए जाएंगे, कब कब पेपर्स लिए जाएंगे, ऑनलाइन लेने हैं या फिर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ आना है? ये सब चीज़ें प्लानिंग की तरफ पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान, आप भी एग्री करेंगे कि हो चुका है। अब दोबारा जब चीज़ें जो हैं हर चीज़ ओपन हो चुकी है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है वो मेरे ख्याल से आसानी की तरफ आना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर आसानी जो है वो पैदा करनी चाहिए। इस पर कोई फॉलो अप ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी मेरी आपके प्रोग्राम से पहले यूनिटी के वाइस चांसलर से बात हो गई थी और
जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये तमाम यूनिवर्सिटीज के डिसीजन जो है उनके वाइस चांसलर लेने होते हैं। जनरल डायरेक्टर हमने उनको जुआ दी है, वो तैयारी ऑलरेडी करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी अच्छा वाइस चांसलर ये अफोर्ड कर सकता है कि वो तैयार नहीं हो इस चेंजिंग सिचुएशन के लिए और वापस बैक पर ट्रैक जाएंगे, बल्कि बड़े एंथुसियास्टिक है वो, जितना जल्दी मुमकिन हो सके हर चीज वापस ट्रैक पे आ जाए। सही। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, टाइमली यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को आने के लिए वो नई हालात इस तरह के पैदा किए जाते, तो डू यू थिंक कि अब ये ऑनलाइन वाली चीज़ें जो हैं बहुत अरसा चल गई हैं, अब ज़रूरी अपेयरेंस स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी क्या उसी तरह से अपने तमाम तर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ खोलने की तरफ जाएंगी, या ये भी उन्हीं पर डिपेंड करता है? उनके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी को एक चार्टर दिया जाता है तो चार्टर का मतलब ही होता है कि गारंटीज दे रहे हैं, उनको असेंबली पास करके उनका हर यूनिवर्सिटी का अपना चार्टर होता है, बिल्कुल, यानी कि अपने लॉ के तहत गवर्न होते हैं, उनके चार्टर होता है। और यूनिवर्सिटीज के अपने सेल्फ देखें, एक बात हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है कि मार्केट इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्सेज हैं वो आपकी क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। तो यूनिवर्सिटी जो अच्छी तालीम देती है लोग उसमें, और अगर वो प्राइवेट होती है तो लोग ज़्यादा फीस दे के भी दाखिला लेते हैं। आपके पास नम्स की मिसाल है, बहुत सारे और ऑटोनोमस बॉडीज हैं, NCA अगर सरकारी है लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों को एडमिशन ही नहीं मिल रहे होते और लोग हर तरह की फीस देने को तैयार है। उसके बाद और ये सारी दुनिया में यही फिनोमेना है। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि टॉप यूनिवर्सिटीज जो है टॉप 30 वो तमाम की तमाम प्राइवेट है, उसके बाद दरमियान में सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और फिर बिल्कुल जो नीचे है वो भी सारी प्राइवेट है। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ ये डिग्री दे रही होती हैं, ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, और स्टूडेंट्स को पता होता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इट्स डिग्री इज एज गुड एज एनी टॉप यूनिवर्सिटी। तो ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में बड़ी जरूरी है कि वो व्हाट दे आर बाइंग फॉर, किस तरह की यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे और उसकी डिग्री उनको कहाँ पे लेके जाएगी। अवेयरनेस होती भी है भी है, मेरा ख्याल है कोई उसमें मेरा ख्याल है कि भाव नहीं है लोगों। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि SOPs को फॉलो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माशाल्लाह से समझदार होते हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि आप रैंडमली चेक एंड बैलेंस रखें कि आया जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, आपके अपने असातिज़ा जो हैं वो कितने इस मामले में संजीदा हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर मैं एक इम्पैक्ट देखूँ ना, आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं, घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, लोग तो समझ ही नहीं रहे कि कोरोना है, जबकि बहुत सारे लोग, अभी हमारे पास जो गुज़िश्ता 24 घंटों के फिगर्स हैं उसके मुताबिक अगर मैं शेयर करूं 8 हम बात भी हुई हैं और 300 मरीज भी नए ऐड हुए हैं। तो हमें अब बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स नहीं रखना, अगर बाहर जाना है तो एहतियात के साथ जाना है। तो इज देयर एनी मॉनिटरिंग सिस्टम, रैंडम टेस्टिंग का कोई प्लान किया जा रहा है ताकि महफूज रखा जा सके यूनिवर्सिटीज़ को? देखिए, एक चीज सबसे पहली चीज और जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समझ होनी चाहिए कि इट्स इन योर सेल्फ इंटरेस्ट के आप प्रोटेक्शन करें। अगर किसी ने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, रिस्क में डालना है तो अपने आप को डालना है सबसे पहले। तो जो लोग और किसी भी लेवल पे आप जबरदस्ती, इट्स नॉट पॉसिबल कि 22 करोड़ के मुल्क में गवर्नमेंट एनफोर्स कर दे। ये जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है ये एक जनरल, मेरा ख्याल है मेन मकसद यही होता है कि अवेयरनेस बढ़ाना। तो हमारे वैसे मुल्क में अभी तक आप हेलमेट नहीं बना सके लोगों को, सीट बेल्ट इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, है गरीब मुल्क है। और यूनिवर्सिटीज में भी हम ज़ाहिर इंस्ट्रक्शंस तो सबको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली बेहतर फॉलो की है बाकी जो सोसाइटी है उससे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई डंडे के जोर पे मेरा नहीं ख्याल आप करवा सकते कोई यहाँ पे आई एग्री। अब तालीम दर्सगाहें ऐसी जगह हैं जहाँ पर खुद भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना है और टीचर्स को भी इस चीज़ को इंश्योर कराना है, तो मिलजुल कर ही आप इन चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? जी, मैं हर दफ़ा यही मैसेज देता हूँ, रिपीट करूँगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि बेहतर लर्निंग आउटकम्स उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है। डिग्री के कोई मानी नहीं है अगर वो चीट करके या बगैर समझे, बगैर वो स्किल सेट हासिल किए वो ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो कभी भी वो रियल लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो फजूल किस्म के 48 नंबर लेने के लिए, ये ग्रेड पास होने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है। आप सब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, और ये आपका अपना इंटरेस्ट ही सीखें।
बिल्कुल आपने बजा फरमाया। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ये क्लियर कर दिया है कि हर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिसाइड करेंगे और वो स्टूडेंट्स जो कि परेशान हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी जाकर रब्ता कर सकते हैं। उनको मालूम हो जाएगा कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं, पेपर्स के हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है। तो एज सच इस पर कोई एक मुश्तरका ऐसा फैसला नहीं होगा जिस पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अमल करना पड़ेगा, बल्कि हर यूनिवर्सिटी जो है इसके खुद रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं। अभी एक अहम खबर हमारे तक आई है और अहम खबर हमारे पास ये है जी, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं, उनकी गायकी को आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अपनी गायकी की वजह से, अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से, अपने मद्दाहों के लिए जो है वो हमेशा हम देखते हैं कि सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनके गानों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अपने मेहमान की तरफ चलूँगी जी। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद जावेद बशीर साहब, जिनके गाने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक में भी हमने देखा कि मूवीज़ में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, जैसा कि बिलाशुबा हमारे जितने भी गुलकार हैं, मौसीकार हैं, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते हैं बैरून ममालिक में भी जाकर, हमसाया ममालिक में भी जाकर, जो कि सबसे बड़ा जो है ना हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। कैसा लगता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? जी, पाकिस्तान की मिट्टी इतनी सुरीली है और अल्लाह ताला ने इसको इतना नवाजा है कि यहाँ का जो भी टैलेंट है, मिसाल के तौर पे कोई भी शोबा लगा लें, स्पेशली म्यूज़िक, जब पूरी दुनिया में जाके हमारे बड़े बड़े उस्ताद नाम रोशन करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये इस मिट्टी का सदका है। और जब पाकिस्तान का नाम रोशन होता है तो मैं समझता हूँ बहुत उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। तो कुछ आपके सफ़र का आगाज़ जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी आवाज़ को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस आवाज़ के पीछे क्या कहानी है। तो बताइएगा, कब सफ़र का आगाज़ किया? मैंने 1992 में मैंने शुरू किया था अपने वालिद के साथ, उस्ताद बशीर अहमद खान साहब के साथ। मेरे वालिद वॉज कवाल और बहुत ही इज़ अ वेरी सूफ़ी पर्सन एंड जेंटल पर्सन। और फिर मैंने उनके साथ कोरस कहता रहा, कवाली करता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपना एक कवाली का ग्रुप बना लिया। अच्छा। फिर सडन डेथ हो गई उनकी 2000 में। फिर मैंने अपना कवाली का उनकी जगह ग्रुप बना लिया। अच्छा। जाहिर है वो मैं ही बड़ा था घर में, तो मैंने उसको किया, शुरू किया। फिर 2003 में मेरी एक एल्बम आई, ऋषि रिच फ्रॉम UK, नहीं तेरे जा हो दिस द, मतलब दैट वाज सुपर हिट सॉन्ग दैट टाइम। और वो गाना बड़ा मेरा हिट हुआ। फिर दूसरा दीवाने नच दे, एनीथिंग बट साइलेंट वाली सगू ने किया था, वो भी UK से था। तो इस दो गानों से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। फिर 2004 में एक एल्बम आई MHB करके, मिकाल हसन बैंड, संपूर्ण। वो तो इतनी हिट हुई कि अभी तक लोग इंडिया में रियलिटी शोज़ में कभी आमिल सावल यार वे, सज्जन दे हथ बां और आज आखा वारस शानू, सारे गाने मेरे, यारे मन बया, या अली, क्योंकि वो क्लासिकल फ्यूजन था तो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर 2007 में मेरा कोक स्टूडियो आ गया। एक गाना तो हमने भी आपसे सुनना है, कभी आमिल सामिल यार। जरूर, मौजूद है तो जरूर हम सुनेंगे। मुझे ये बताइएगा, जब आप सीख रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, और फिर जब आपकी इंस्पिरेशन अपने आपके वालिद साहब हों तो वो सिखाने वाले भी डांट डपट तो होती होगी। नहीं, सॉरी, आपका नाम? अना यूसुफ। हाँ अना, मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मेरी शुरू से कोई अल्लाह ताला ने ऐसे मुझे, मैं कहता हूँ उसके हुक्म के बगैर ज़र्रा नहीं हिलता। तो मैं शुरू से बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब मेरे से बहुत पुरुमीद थे और मेरी वालदा मुझे बहुत दुआएं देती थी। वो कहती थी कि एक दिन ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। आई थिंक फिर ये आपका शौक भी होता है जो आपके लिए राहें हमवार करता जाता है। एक्चुअली मेरे घर में सारे ही, यानी मेरे नाना, दादा, ताया, सारे हम वो यार ऑल सिंगर। तो वो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आपकी वो एक्टिविटीज में, आपके अंदर, रूह में, बाहर। इंस्पिरेशन कौन था? अब्बा को ही देख के चाहते थे इन जैसा बनूं, कि और भी कोई फैमिली में था जिसको देख के आप कहते थे कि जी मैंने यहाँ तक पहुँचना है? हाँ, मेरे वाले साहब भी है, मेरे नाना गज्जू खां, अच्छा। गजनफर अली गज्जू खां,
मैं कहता हूँ ऐसे गायक पैदा ही नहीं हो सकते। वो मेरे ताया उस्ताद आशिक अली खां, वो इस तरह की वो साउथ इंडियन और वेस्टर्नाइज करके और देसी टच डाल के, क्लासिकल डाल के इतना अच्छा गाते थे कि मैं आई कांट एक्सप्लेन। मेरे ताया जी दूसरे उस्ताद मुबारक अली खान, जिनका मैं शागिर्द हूँ बकायदा, वो क्लासिकल गाते। मेरे घर में सारे लोग कवाल घराना है, क्लासिकल ये है वो है सारा, तो मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। आपने खुद भी क्लासिकल को ही प्रेफर किया कि बाकी गानों की तरफ भी आपने अपना ना? मैं पहले कवाली करता था, तो मेरे जब वालिद साहब चले गए इस दुनिया से, फिर मैंने अभी भी मैं करता हूँ कवाली। कोई ख़ास अच्छा प्रोग्राम हो ना, जो लोग जहाँ रिस्पेक्ट हो, तो मैं वहाँ जाता हूँ। और वैसे मैंने क्लासिकल का ज़्यादा फिर काम शुरू कर दिया। जिस तरह मिकाल हसन बैंड मेरा ज्वाइन करने का यही मतलब था कि वो एक वेस्टर्नाइज म्यूज़िक के अंदर वो सूफ़ी कलाम या सूफ़ी यानी उस तरह की तर्जें जो कि उस म्यूज़िक के लिए नई थी, तो वो फिर मैंने गाई, लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, मौसीकारों के लिए कहा जाता है कि सूफ़ी कलाम जो है हमेशा उनके दिल के बड़े करीब होते हैं। आपके साथ भी यही एक्सपीरियंस रहता है? सूफ़ी का मतलब ये है कि वो हर उस चीज़ गलत चीज़ से साफ होके सूफ़ी हो जाए। यानी जिस तरह के अल्लाह ताला के हुक्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म है, तो उनसे वो साफ हो जाए। मतलब उनको अपनाए और गलत कामों से सफाई कर ले अपनी, उसको सूफ़ी बोलते हैं। तो सूफ़ी कलाम भी यही है कि जिस तरह रब्बा मेरे हालदा महरम तू ही तू महरम तू, यानी वो भी अल्लाह ताला से जोड़ता है, तो उसको इसलिए सूफ़ी कहा जाता है, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे और अभी जो नया गाना इनका आया है बलमा, उस पर भी बात करेंगे। बालमा गाने पे भी हम बात करेंगे और कुछ सुनेंगे भी। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। ब्रेक के बाद आते। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं जी, क्योंकि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है और संडे को जब लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो लोग दुहाई देना शुरू हो जाते हैं कि सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं, ब्रायलर बहुत ज़्यादा महंगा है, अंडे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं, आज के रेट्स क्या हैं यहाँ से जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज के भाव क्या हैं। जी, तो मार्केट में हमारे रिपोर्टर अजमत मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ सब्जियों की कीमतें कम जबकि कुछ की ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और जो सब्जियों की कीमतें हैं वो ओपन मार्केट में रेट की निस्बत ज़्यादा रेट में दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए रेट की तो सब्ज़ मिर्च की कीमत 17 रुपये कमी के बाद 170 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि आलू 33 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 40 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज 3 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 30 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 2 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रेट 30 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। और अगर बात की जाए लहसुन देसी की तो 250 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर बात की जाए अदरक चाइना का तो जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक तो 250 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 284 तक उसकी सेल जारी है। और लीमू 2 रुपये इजाफे के बाद 73 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में सेल हो रहा है। करेले 214 रुपये, मटर 49 रुपये, मूंगरे 53 रुपये, साग 17 रुपये, गाजर 19 रुपये, चाइना गाजर 32 रुपये, भिंडी 174 रुपये, शिमला मिर्च 67 रुपये, फूल गोभी 36 रुपये, बंद गोभी 11, बैंगन 83 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अजमत हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों की कीमतें आपने बताई। मीट रेट्स क्या हैं? ज़ेनत शॉप के रेट्स हमारे पास है। अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले बीफ पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 450 रुपये किलो में। बीफ मेंस आपको मिलेगा 565 565 रुपये किलो में। मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1150। मटन मिंस आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये में। और अब हमारे पास है जी चिकन के रेट, जिसकी हमने जिक्र भी किया था कि महंगा अच्छा खासा हो गया, कीमत में इजाफा हुआ है। और गवर्नमेंट रेट, जिसको सरकारी नर्ख कहा जाता है, मार्केट से जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 234 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं जी 339 रुपये में। जी तो नाज़रीन, मीट रेट्स आपने जान लिए। एग रेट्स क्या हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास होती है रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडे खरीद सकते हैं
कीमत आपके सामने है 153 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे होलसेल से तो यहाँ से आप 2 रुपए बचा सकते हैं। 151 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास गोरमे के रेट्स हैं और अगर आप गोरमे से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं 152 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास एग रेट्स जो कि आपने जान लिए। इसके बाद जी मोबाइल रेट्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो हमारे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पहला मोबाइल Vivo V9 मोबाइल है और इसकी प्राइस 29,999 रुपए में आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं और इसकी रैम है जी 4GB, मेमोरी है 64GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ आते हैं जी, Vivo मोबाइल है Y20s और इसकी कीमत है 26,699 रुपए। रैम है इसकी 4GB, मेमोरी है 128GB। इसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Vivo Y15 मोबाइल है और इसकी प्राइस 25,999 रुपए है। रैम है इसकी 4GB, मेमोरी है 64GB। इसके बाद आ जाए जी, कौन सा मोबाइल है हमारे पास, Vivo Y12 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 24,999 रुपए में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। रैम है 3GB, मेमोरी है इसकी 64GB। और इसके बाद जी मोबाइल देख लेते हैं जी, कौन सा है, Vivo Y30 मोबाइल है और 24,400 रुपए इसकी कीमत है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है इसकी 4GB और मेमोरी है जी 64GB। तो ये थे जी आज के हमारे मोबाइल रेट जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट। आपको बताते हैं बचत कैसे होगी बचत बाजार में। जहां पर आप जा सकते हैं और सेल से फायदा उठा सकते हैं, ब्रांड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है। जेन्युइन पे जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। क्रॉस स्टिच पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद है नेक्स्ट ब्रांड बीच ट्री, यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। हमारे सेगमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन सेगमेंट्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमने आपको बताना है आज जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है। जी सवाल हमने ये पूछा था कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में शहर लाहौर कौन से नंबर पर है और इसका दुरुस्त जवाब आप लोग दे चुके होंगे। 4 खुशनसीब जिन्होंने हमें जवाब दिया है उन तक इनामात भी पहुंच जाएंगे। ऑप्शन ए थी पहले, ऑप्शन बी थी दूसरे, ऑप्शन सी थी तीसरे, ऑप्शन डी थी चौथे नंबर पर। तो इसका राइट जवाब हमारे पास जिन लोगों ने दिया है वो इनाम के हकदार ठहरे हैं, दूसरे नंबर पर है और दुरुस्त जवाब देने वालों तक इनामात भी पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल नए सवाल के साथ, जिसका जवाब देने पर आप एक बार फिर से इनाम के हकदार होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।